सबसे पहले फेसबुक के इस रियल एस्टेट कोर्स के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस कोर्स के अंदर आप ये देखेंगे कि आप फेसबुक का पर्सनल अकाउंट आप कैसे बना सकते हो, जिसके बगैर आप एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको ऐड रन करना है तो उसके लिए आपको फेसबुक का पर्सनल अकाउंट होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एड्स मैनेजर जो होता है जहाँ से आप ऐड रन करोगे, उसके लिए आपका पर्सनल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो ये आप ऐड रन नहीं कर सकते। उसके बाद में जिस पेज से आप ऐड रन करोगे उसका आपको एक फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना होगा, और उसके साथ ही में आपको इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल अकाउंट भी बनाना होगा, जो हम इस कोर्स के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से बनाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि फेसबुक रियल एस्टेट लीड जनरेशन मार्केटिंग के अंदर आपका प्रोफाइल बिल्कुल वैसा ही अपडेटेड होना चाहिए जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्रोफाइल फोटो होती है। हम इसे भी अच्छे से सेट करेंगे ऐड रन करने से पहले। उसके बाद में हम देखने वाले दोस्तों कि फेसबुक का बिजनेस पेज बनाने का जो स्ट्रेटेजी होता है वो किस लेवल पे होता है। क्योंकि आप जब भी फेसबुक का बिजनेस पेज बनाएंगे तो आप पेज कोई भी कॉमन नाम से ना बनाइए। आप पेज या तो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के नाम से बनाइए या फिर बिल्डर के नाम से बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके आगे एज अ प्रीफर्ड पार्टनर लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जब मैं फेसबुक का बिजनेस पेज बनाऊंगा तो आपको मैं इसमें समझाऊंगा अच्छे से। ये जो एक करिकुलम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या करने वाले हो। उसके बाद में दोस्तों फेसबुक के बिजनेस पेज की स्ट्रेटेजी को सेम मैंने उसके लिए एग्जांपल बनाया है जिससे आपको समझ में आ सके। आपके सामने ये दो पेजेस है, अदर पेजेस और अवर पेजेस। अगर अदर पेजेस देखते हो तो वहाँ पे हैंड पिक हाउस सेंटर मुंबई लिखा है, और उसके बाद में मार्केटिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को जो फॉर्म फिल करने वाला है उसे ये लगता है कि ये कोई ब्रोकर या कोई एजेंट का एड्स है। बट हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम रुनवाल ग्रुप इसी के कंपनी का एक पेज बना लेते हैं, जिससे बायर को ये लगता है कि ये डायरेक्ट बिल्डर की तरफ से चलने वाला एड्स है। तो यहाँ पे आपको लीड्स की थोड़ी सी फ्लो देखने मिलती है और यहाँ पे थोड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर देखने मिलता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक के लिए रियल एस्टेट लीड जनरेशन मार्केटिंग में आपको बिल्डर ने जो क्रिएटिव दिया है उस क्रिएटिव को आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए होता ये है कि अगर बिल्डर ने आपको क्रिएटिव दिया है तो आपके जैसे 100 चैनल पार्टनर्स को या एजेंट्स को वो क्रिएटिव दिया है, और हर चैनल पार्टनर उस क्रिएटिव पे जब ऐड चलाते हैं तो उस क्रिएटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई बिडिंग हो जाती है। बिकॉज क्योंकि वो आपका बनाया हुआ ओरिजिनल क्रिएटिव नहीं है, वो एक बिल्डर का क्रिएटिव है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप जिस भी बिल्डर का एड रन करने जा रहे हो उसका एक अलग से हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव उसके लिए बनाना है, जैसे कि हम अपने हर क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं, जो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे एड क्रिएटिव के जो स्ट्रेटेजी हो गए इमेज के अंदर वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि ये एक बिल्डर का एड क्रिएटिव है, और ये बिल्डर के एड क्रिएटिव में सबसे ज़्यादा मतलब इस पे बिडिंग ज़्यादा हाई होता है, तो इसमें आपको जो लीड की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। बट हमारे इमेजेस के अंदर हम मल्टीपल अलग अलग इमेजेस को टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारी ऑडियंस ज़्यादा कौन सी इमेज को पसंद कर रही है जिसपे ज़्यादा क्वालिटी फॉर्म आ रहा है, और उसमें से CPL कौन सी इमेज के अंदर सबसे ज़्यादा कम आ रहा है, हम उस इमेज को आगे कंटिन्यू रखते हैं। बिकॉज ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। उसके बाद दोस्तों फेसबुक ऐड किस तरीके से रन करना है मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके हेल्प से आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपको कभी भी कैंपेन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कैंपेन के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। एक कैंपेन को बनाने के लिए 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कैंपेन नेम, जो आपके सामने ये दिख रहा है। उसके बाद में होता है एडसेट। एडसेट में होता है कंप्लीट बैकएंड सेटिंग। मतलब इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर में जो होता है कंप्लीटली आपको ऑडियंस को सेट करना होता है कि आपका ऐड किन ऑडियंस को दिखाना है। और थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, इस थर्ड स्ट्रक्चर में आपको उन ऑडियंस को क्या ऐड दिखाना है उसकी सेटिंग यहाँ पे होती है, जिसे फ्रंट एंड सेटिंग कहते हैं। इस बेसिकली यहाँ पे हम इमेज को अपलोड करते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन जैसे बटन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट में जाके जब हम कैंपेन को पब्लिश करते हैं तब जाके हमारा कैंपेन बन जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं कि आप एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल ऐड सेट कैसे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक PDF बताता हूँ जिसके हेल्प से आप समझ पाओगे। हम एक कैंपेन के अंदर अपने क्लाइंट के लिए मल्टीपल ऐड सेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐड सेट मतलब ये वही चीज़ है जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो। ऑडियंस एग्जाम्पल
समुंदर है, समुंदर में आप 3 तरह के आप चारा डाल रहे हो। अब आपको ये देखना है कौन से चारे में सबसे ज़्यादा मच्छियाँ फँस रही है। तो ठीक उसी तरीके से आपको एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाने होते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करना होता है, और जिन ऑडियंस से आपको ज़्यादा लीड आ रही है उस कैंपेन को हमें ऑन करना होता है, और जिन कैंपेन से हमें ऑडियंस नहीं आ रही है उस एड सेट को हमें ऑफ करना है। और इस पार्ट को भी हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं हर क्लाइंट के साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, और उनके कैंपेन के लिए सेम यही स्ट्रेटेजी से मैं उनके लिए क्वालिटी लीड निकालता हूँ। आप बस इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, और उसके बाद में जैसा जैसा मैं आपको गाइड करता हूँ आप सेम वैसे ही करना। आपको ऐसी लीड्स और इतनी बढ़िया लीड्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। एंड इसके बाद में हम लोग 3 एड सेट तो आगे चल के बनाए गए, हो सकता है चौथा एड सेट भी बनेगा, जिसके अंदर हम चौथी ऑडियंस को टेस्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हमने एक कैंपेन के अंदर मान के चलिए 1000 रुपया लगाया है, इसे कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। ये काम क्या करता है, जैसे हमने एक ऐड के अंदर 1000 रुपया लगाया है, और 1000 रुपये में हम 4 तरह के ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा कौन से एड सेट पे जाएगा। एड सेट का मतलब होता है ऑडियंस। 4 अलग अलग ऑडियंस हमने बनाई है, 4 अलग अलग ऑडियंस में से जिन ऑडियंस में से आपको ज़्यादा लीड आएगी, आपका पैसा उसी एड्स के अंदर जाने वाला है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑन करना पड़ता है एडवांटेज कैंपेन बजट फीचर, जो हम प्रैक्टिकली जब कैंपेन बनाएंगे तो हम देखेंगे। इससे ये होता है कि आपका पैसा गलत एड सेट पे नहीं जाता है, गलत कैंपेन पे नहीं जाता है, आपका कैंपेन उसी एड सेट पे जाता है जिससे आपको ज़्यादा लीड मिलती है, जिससे आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, और जहाँ से लीड्स आ रही है आपका पैसा वही कैंपेन में लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है इस रियल एस्टेट मार्केटिंग कोर्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों, हम लोग क्रिएटिव के मल्टीपल इमेजेस बना के टेस्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने ऑडियंस को अलग अलग इमेज दिखा के उनकी लीड को कैप्चर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ही इमेज दिन में 3 बार 4 बार दिखाऊं, तो एक ही इमेज आप देख देख के काफ़ी बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। इसके लिए मैंने इस कोर्स के अंदर, और हमेशा हर क्लाइंट के लिए मैं एक ही प्रोडक्ट के लिए मैं अलग अलग इमेजेस डिज़ाइन करता हूँ, जिसके बेस पे अगर मेरा क्लाइंट सुबह कोई इमेज देखा तो सेम उसी प्रोडक्ट का इमेज उसे इवनिंग में भी दिखना चाहिए, बट नेक्स्ट टाइम वो जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आता है तो उसे तीसरी या चौथी इमेज दिखना चाहिए, जिससे कस्टमर कौन सी इमेज पे उसको ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग जाए और वो फॉर्म फिल करे। तो इसके लिए क्रिएटिव पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऐड ऑन करने से पहले ये आपको रेडी करना होता है। एंड देन उसके बाद में लोकेशन की टारगेटिंग, हम बहुत स्मार्ट टारगेटिंग करने वाले हैं, तो ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद में हम अपने प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें डीप डिटेल टारगेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मेटा के एआई से अगर आप कैंपेन चला रहे हो तो आपको बहुत अच्छा खासा बजट देना होगा। देखिए देखिए अगर आप मेटा के एआई से कैंपेन चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी बजट स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके मेटा का एआई आपको कोई रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। बट हम इस कोर्स के अंदर ये करने वाले हैं कि डे वन से हम अपनी राइट ऑडियंस को सेलेक्ट करने वाले हैं अपने एड्स के लिए। एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ऐड ऐसे लोगों को दिखाऊं जिनको फ्लैट लेना पसंद तो है, लेकिन उनके पॉकेट में उतना पैसा नहीं कि वो फ्लैट को ले सके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कैपेबल ऑडियंस को बाहर निकालना होता है। कैपेबल ऑडियंस को बाहर निकालने के बाद हमें उनके अंदर ये देखना है कि उन्हें फ्लैट लेने में उनको इंटरेस्ट है, या वो कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं या नहीं। उसके बाद में हम उनका बिहेवियर जज करते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल बिहेवियर कैसा है, बिकॉज आपके एड्स के लिए वो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग है, जो एक एनआरआई ऑडियंस होती है और जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वो करते रहते हैं। तो उनके बिहेवियर से, उनके लाइफ स्टाइल से, उनके लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि इस ऑडियंस का बाइंग कैपेसिटी कितना अच्छा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आप देख सकते हो। सबसे पहला जो है एक डेमोग्राफिक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट बाइंग कैपेसिटी यूजिंग डेमोग्राफिक। हम डेमोग्राफिक के बेस पे ऑडियंस के बाइंग कैपेसिटी को जज करते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट, यूजर शोइंग देयर इंटरेस्ट लाइक प्रॉपर्टीज, वो जिस भी प्रॉपर्टीज के पेजेस को या उसके पोस्ट को अगर वो लाइक करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। तो हम आपके लिए राइट ऑडियंस को
कैसे बाहर निकालना है वो इंटरेस्ट के बेस पे बाहर निकालेंगे। और थर्ड वन होता है बिहेवियर। बिहेवियर इज बेसिकली कि यूजर का लाइफ स्टाइल, उसका लिविंग स्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से हम उसे भी टारगेट करते हैं, ताकि इन तीनों को फिल्टर करने के बाद हम आपके लिए राइट ऑडियंस निकालते हैं, जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको बताया। जैसे डेमोग्राफी के अंदर आप जॉब टाइटल सेलेक्ट कर सकते हो, जिनका प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। जैसे बैंकर्स होता है, आईटी एम्प्लॉयज होता है, मैनेजर होता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपने देखा होगा रेलवे, आर्मी, नेवी, पॉलिटिशियंस, ये सब होते हैं। प्रोफेशनल ऑडियंस के अंदर जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर। उसके बाद में बिजनेस ओनर्स में फाउंडर, डायरेक्टर, सीईओ, ओनर, ओन बिजनेस, फाउंडर एंड सीईओ, बिजनेस ओनर, वॉट। एंड कंपनीज लेवल पे भी हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, विप्रो, टीसीएस, एसएनसी, डेलॉयट, मैनकाइंड, बीएआरसी, कैपजेमिनी, आईटीसी। आपके प्रोजेक्ट, आपके कंट्री के, आपका प्रोजेक्ट आपकी सिटी के अंदर जहाँ कहीं पे भी है, वहाँ पे आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में लेने वाली जो ऑडियंस है वो नियर बाय किस कंपनी में काम करती है या नियर बाय किस लोकेशन से आती है। तो आप ये सब रिसर्च करके उनके बेस पे आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। बट याद रखिए, ये सिर्फ ऐसी ऑडियंस है जिनका बाइंग कैपेसिटी है, फ्लैट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इनका एक कॉलम बनाया, यहाँ पे सर्कल जो आप देख सकते हो। इस सर्कल के अंदर ये सारे ऑडियंस जो है, ये यही सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑडियंस का बाइंग कैपेसिटी है कि वो आपके प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। बट हर कोई नहीं। अब हमें ये देखना है कि इन ऑडियंस के अंदर किन किन लोगों ने फ्लैट देख रहे हैं, कौन कौन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो जैसे ही इन ऑडियंस के अंदर जैसे आप फिल्टर करते हो, तो जैसे कि कौन कौन से लोग 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, ब्रोकरिंग हाउसिंग या हाउसिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर, फर्स्ट टाइम बायर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये जो भी लोग खरीदते हैं, मतलब जो भी लोग इन सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, इसका मतलब वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो जैसे ही आप इस ऑडियंस के अंदर नैरो करके जैसे आप इंटर सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी राइट नाउ देख रहे हैं। तो ये जो ग्रीन वाली ऑडियंस आपको जो दिख रही है ना, ये सारी प्रॉपर्टी लेने वाली ऑडियंस है, इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए। अब इसके अंदर भी हम फिल्टर करेंगे इनका लाइफ स्टाइल, किन किन का मतलब लाइफ स्टाइल इसमें कैसा है। तो हमने जैसे इसके अंदर फिल्टर किया, तो इसमें फ्रिक्वेंटली ट्रैवल इंटरनेशनली जो कर रहे हैं, और जो कुछ भी इस फेसबुक या मेटा के प्लेटफॉर्म से जो भी कोई खरीदता है या इंक्वायरी करता है, तो उसका ये एक इंक्वायरी दे रहा है, उसका एक हमें ओवरऑल डेटा दे रहा है। अब ये जो रेड ऑडियंस आपको जो दिखा रही है बारीक सी, इस ऑडियंस के अंदर ये आपकी जो है ये परफेक्ट ऑडियंस है। इन ऑडियंस को जब आप ऐड दिखाओगे, तब आपको मिलने वाली जो लीड्स है ये बहुत क्वालिटी होने वाली है। गाइस, यही सारा वो स्ट्रक्चर है, यही सारी वो स्ट्रेटजी है जो मैं अपने हर क्लाइंट के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और याद रखिए, ये कोर्स का एक करिकुलम है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि ये सारा कुछ मैं आपको सिर्फ बता के हटाने वाला नहीं हूँ। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में लीड को नर्चर करने के कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे आपको काफ़ी अच्छे से पता है, बट मैं भी आपको कुछ रिकमेंड करता हूँ। खाली मुझे लीड देना आपको नहीं होता है, उस लीड पे आप कैसे काम कर रहे हो हमें ये भी देखना होता है, हमें वो भी ट्रैक करना होता है। सबसे पहले मैं जो भी आपको लीड दूंगा, इसे ऑटोमेशन पे कर दूंगा। मतलब आप जो भी कैंपेन बनाओगे, उस कैंपेन की लीड आपको रियल टाइम पे मिलने वाली है, जिससे आप रियल टाइम पे क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। उसके बाद में कनेक्ट, सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लीड मिलने के बाद कितने टाइम पे आप उस कस्टमर को कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपने आधे घंटे के अंदर उसे कनेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है वो क्लाइंट किसी और एड्स पे अप्लाई कर सकता है, और उसे कोई दूसरा चैनल पार्टनर या कोई सोल सेलिंग की कंपनी उसे कॉल कर सकती है। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट रखिए, जिससे आप क्लाइंट को कनेक्ट कर सको। अदरवाइज क्लाइंट कहीं पे भी जा सकता है, क्लाइंट किसी का नहीं होता है। उसके बाद में प्रोस्पेक्ट, अगर आपने क्लाइंट से बात किया है, उसे हल्का भी लग रहा है कि हाँ वो प्रॉपर्टी देख रहा है, या उसे आपको बात करने से ऐसा पता चल रहा है कि वो कस्टमर को प्रॉपर्टी लेना है, तो उसको आप कॉल और व्हाट्सएप से उसे फिल्टर करते रहिए, उसे उसके बारे में उसे नॉलेज देते रहिए, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताते रहिए। अगर उस क्लाइंट का, अगर आप उस क्लाइंट से कंसिस्टेंसी के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हो, उसके साथ इंगेज रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचता है और आपके ही साथ में वो डील करने के लिए भी सोचेगा। बट इस केस में होता क्या है, इस केस में आपको क्लाइंट को एजुकेट करना होता है प्रोजेक्ट के बारे में। आपका ही प्रोजेक्ट अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट है या उसमें कुछ फॉल्ट है, तो आप क्लाइंट को मना कर सकते हो ताकि इस प्रोजेक्ट को ना ले। बट ये सारा जो चीज़ जो डिपेंड होता है वो सीपी के कम्युनिकेशन स्किल पे होता है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कितना अच्छा बता के यूज़र को भेज सके। उसके बाद में अगर वो इंटरेस्टेड है, तो उसको विजिट के लिए, आपको पता है कि आपको विजिट के लिए बहुत
फॉलोअप लेना पड़ता है। क्लाइंट बहुत सारे टाइम पे विजिट के लिए हाँ तो कहता है, बट वो फिर कॉल नहीं उठाता है, ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता है। तो इसके लिए आप उनके साथ मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए, तभी जाके क्लाइंट आपका कॉल और मैसेज वगैरह में रिप्लाई करता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाएगा तो फ्लैट बेचना ये एक आर्ट ही होता है। इसमें आपको क्लाइंट को सेल नहीं करना होता है, इसमें सबसे पहले क्लाइंट के साथ आपको रिलेशन बनाना होता है। जहाँ अगर आपका एक बार रिलेशन बन जाता है तो फ्लैट आपका ऑटोमेटिकली बिक जाता है। ये चैनल पार्टनर्स मुझसे काफ़ी अच्छा आप जानते हैं, क्योंकि मैं तो खाली क्वालिटी लीड्स अपने चैनल पार्टनर्स को प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उनसे बात करने के बाद में काफ़ी हद तक ये लगता भी है कि वो लोग सेल बाद में करते हैं, पहले उस यूज़र के साथ, उस कस्टमर के साथ पहले रिलेशन बनाते हैं। और उसके बाद में जब आपका रिलेशन बन जाता है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके साइट विजिट के लिए आता है। आपके पास मुझे पता है एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट नहीं होता, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होता है। उनके बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से आप जब 10 प्रोजेक्ट पे उन्हें साइट विजिट कराते हो तो इजीली आपका कोई एक ना एक प्रोजेक्ट पे वो डील क्लोज हो जाती है। तो ये पूरा फनल, ये पूरा सिस्टम है जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।